चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको इन डेप्थ वे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कवर कराया। उसके बाद आज हम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। सबॉर्डिनेट शब्द से आपका अर्थ क्या है, कौन से कोर्ट इसमें मिलते हैं? देखिए हमारे देश में ट्रिपल लेवल हियरार्की में आता है जुडिशियल सिस्टम कंट्री का। तो ये जुडिशियल सिस्टम जो है ये हियरार्की ऑफ द कोर्ट्स के द्वारा ही एडमिनिस्टर किया जाता है, जिसमें इस हियरार्की में एपेक्स पोजीशन पर जो कोर्ट है, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। Second, because that court is supreme in the administration of the justice. Okay. Second one, in the middle of the hierarchy or in the second rank, it is the high courts. They are the high courts of the state. Okay. Third और bottom पर जो courts आ रहे हैं इस hierarchy में, they are the subordinate courts or the lower courts. Hierarchy pyramidal shape में है. Hierarchy is in the shape of pyramid. ये इस तरह से बनती है। ऊपर एक ही कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, तक नीचे आते आते हाई कोर्ट्स हैं जो कि मैंने आपको बताया कि 25 हैं। 24 से पहले एक बढ़ा, दैट इज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट 25। और उसके बाद नीचे आते आते लगभग 350-360 के अराउंड मिलेंगे आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो नीचे से ऊपर की ओर संख्या घटती जा रही है। तो पिरामिडल शेप में हियरार्की बनती है इन कोर्ट्स की। ओके। लोअर कोर्ट्स में सबसे शक्तिशाली महत्वपूर्ण जो हैं वो कोर्ट्स एट द लेवल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट तो लोअर कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स अब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलते हैं। स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, कंट्री लेवल पर सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? तो नाम सबॉर्डिनेट क्यों है? बिकॉज दे आर सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। ओके, ये हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट हैं, ये हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं। ओके, दे आर फॉलोइंग अंडर द रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द पर्टिकुलर हाई कोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, एंड दैट्स व्हाई दे आर सबॉर्डिनेट, बिकॉज दे आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव, ध्यान से सुने, दे आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट्स। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। और मैंने ये हाई कोर्ट के चैप्टर में पढ़ाया कि व्हाट डू यू मीन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। मैंने आपको जुरिस्डिक्शनल एस्पेक्ट से भी वो समझाया और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के एस्पेक्ट से भी समझाया कि कैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के निर्णयों को हाई कोर्ट अपने पास बुला लेते हैं और कैसे उन्हें वो सुधारने का काम करते हैं। ये मैंने आपको समझाया था हाई कोर्ट में। वो एक तरह से उनकी आर्टिकल 136 के बराबर की शक्तियां हैं, जो 136 की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हैं स्पेशल लीव प्रोटेक्शन के तहत। ओके, स्पेशल लीव पिटीशन, सॉरी, प्रोटेक्शन लीव पिटीशन। क्लियर हुई बात? अब उसी एस्पेक्ट में जब हम बढ़ें तो सबॉर्डिनेट शब्द मैंने बता दिया, हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में वर्क करते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट, ये मैंने आपको बता दिया। इसके तहत छोटे छोटे और भी तथ्य हैं जो हम आगे आगे पढ़ते चले जाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने ये हायरार्की इस्टेब्लिश कर देना चाहता हूँ। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में कैटेगरी 3 आ जाती है। कौन सी निखिल? 3 कैटेगरी आती हैं। सिविल कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, वहाँ पे देखना बेटा कोई स्टिक होगी, प्रोफेशनलिज्म में काम करते हैं आज। सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। अगर आप सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो करके सेंटर की या स्टेट की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में चले जाते हैं तो आप रेवेन्यू कोर्ट्स का पार्ट बनेंगे। आपकी कचहरी रेवेन्यू कचहरी कहलाई जाएगी। लाइक अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, आपका अपना एक रेवेन्यू कोर्ट होता है, बिकॉज यू विल डील द मैटर्स रिलेटेड विद द रेवेन्यू। ओके, तो ये देखिए आपके सामने हैं सिविल कोर्ट्स, देन द क्रिमिनल कोर्ट्स, देन द रेवेन्यू कोर्ट्स। 3 टाइप ऑफ कोर्ट्स आर देयर इन द कैटेगरी ऑफ द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। हायरार्की के समझिए, सिविल के मामले हैं, दीवानी के मामले हैं। कैसे मामले हैं ये दीवानी के मामले, सिविल के मामले? ये कोई दीवानी मस्तानी वाला दीवानी नहीं है। दीवानी के मामले उनको लगा कि जैसे दीवानी वाले हैं, ये दीवानी नहीं, ये दीवानी का मतलब दीवान जी, दीवान साहब सुनते थे ना, दीवान साहब, दीवान, राय दीवान, ये दीवान, ये वो दीवान। मतलब कि ये सिविल के मैटर, मतलब कि ऐसे घरेलू मामले, सामाजिक मामले जिनमें किसी तरह का वायलेशन ऑफ लॉ नहीं होता, आप कानून नहीं तोड़ रहे हैं कोई, आपका बस एक मसला सा हो गया। तो ऐसे हम कहते हैं ना, क्या मसला है भाई?
ऐसे तो ना कहते हैं गुनहगार हो क्या, ऐसे तो नहीं कहते, मसला कहते हैं कि मेरी पत्नी से बन नहीं रही। इससे आपने कोई देश का कानून तोड़ा भाई बहनों? अब बन नहीं रही, वो चाय मीठी बनाती है, आप फीकी पीते हो, ये तो मसला है, ये तो डिस्प्यूट हुआ ना, मसला हुआ ना, इश्यूज हुए ना। अब कोर्ट आपको कहे कि तुम्हें चाय मीठी ही पीनी चाहिए थी, क्यों अब तुम क्योंकि फीकी मांग रहे हो, ये कानून की उल्लंघना है, तुम्हें हम सजा देते हैं। ऐसा किसने कहा यार? ऐसा तो कभी भी नहीं होता है। तो सिविल के मामले जैसे मैरिज और डाइवोर्स से जुड़े हुए मामले, जैसे कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में मामले, जैसे मकान मालिक और किराएदार, मैं किराए पे हूँ यहाँ पर, नीचे मकान मालकिन है, हमारे बीच में कोई करार हुआ था, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेच कर दिया गया है, उसका मामला, उसमें ये शर्तें थी कि भाई मैं तो इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक इंस्टीट्यूट में रहूँगा, ऐसा मेरा उनके साथ करार हो रखा था। अब मैं इतने बजे से लेकर के इतने बजे इंस्टीट्यूट में नहीं रह रहा हूँ, मैं ज़्यादा बजे तक रह रहा हूँ। आई बात समझ में? अब वो कहेंगे तुम कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जा रहे हो, तो मैं कहूँगा मैं तो इतने बजे तक रहूँगा। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट ये सिंपली कहेंगे कि तुम उतने बजे तक रहोगे जितने बजे तक कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है। यहाँ तक तो इतनी सी बात हुई, मतलब मसला कोर्ट ने सुलझा दिया। अब जब मैं ये अगले दिन भी मैं उतने बजे तक नहीं, ज़्यादा बजे तक हूँ, मैंने कोर्ट के दिए हुए निर्णय की उल्लंघना कर दी, ये वायलेशन ऑफ लॉ है, अब उठाया जाएगा मुझे। अब कोर्ट भेजेगा पुलिस वालों को कि 7:05 पर उठा लाना, 7 बजे तक का समय है उसका, 5 मिनट पे बाद भी नजर आया, उठा लाना, कंटेम्प्ट चलाएंगे इस पर। कोर्ट के निर्णयों की उल्लंघना करता है बाय नोइंगली, इस पर सिविल कंटेम्प्ट का मामला बनता है। इसको लेके आओ जरा हमारे पास, आई बात समझ में? वायलेशन ऑफ लॉ मैंने तब किया है, समझो इन चीज़ों को, ओके। कॉन्ट्रैक्ट की सत्यता को प्रमाणित करने वाले वो 2 गवाह थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जब पढ़ा गया सामने सत्यता प्रमाणित की कि हाँ हमारी देखरेख में कॉन्ट्रैक्ट बना था, इन्होंने साइन भी किया था, तो मैं वहाँ पर या तो चुप करके मान जाऊँगा कि हाँ ये इसमें जो लिखा है सत्य है, वरना कोर्ट मुझे कह देगा कि तुम्हें ये मानना ही है। अभी तक पनिशमेंट नहीं मिला मुझे, कोर्ट ने क्या बोला, मानो बेटे, पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट मिलेगा जब अब भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि अब तो मैं तो कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जा रहा हूँ, ये नहीं हो। तो तलाक के मामले, शादियों के मामले, ज़मीन जायदाद के मामले, मकान मालिक और किराएदार के मामले, कॉन्ट्रैक्ट के मामले, सारे दीवानी के मामले, सिविल के मामले हैं। क्योंकि इसमें कोई वायलेशन ऑफ लॉ नहीं होता, इसलिए इसमें कोर्ट किसी तरह का पनिशमेंट अवार्ड नहीं करता। लेकिन अब मेरा और मेरी मकान मालिक, इनका किराएदार और मकान मालिक का मामला बनता था, ऐसे में उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि किराए में 3 दिन की देरी हो गई, और मैंने जा करके नीचे चपड़ा दी, 2 चेप दिए कि तेरी हिम्मत मुझे कॉल करने की। तो बेटा ये ना समझ लेना ये कोई दीवानी का मामला है। मैंने थप्पड़ 2 टिका के दिए हैं, ये जानते पूछते हुए कि मुझ पर पुलिस एक्शन होगा। इसमें मैंने बहुत तरह के वायलेंस कर दिए उस पर, उसको मैंने पब्लिकली असॉल्ट कर दिया एक तरह का, उसकी अस्मिता को मैंने हार्म पहुंचा दी, उसको मैंने कई दिनों तक आघात दिए रखा। इन सब मामलों की, इन सब धाराओं पे मुझ पे केस चलेगा, क्योंकि मैंने लॉ की वायलेशन की है, आई बात समझ। लेकिन वो जो मैंने समय पे किराया नहीं दिया था, उसके लिए कोर्ट मुझे बस यही कहेगा 15 किराया दे दिया करो, उस पर सज़ा नहीं मिली। तो कल को कोई ऐसा मोहल्ले में मामला देखो तो मुझे आगे पूछो कि सर ने तो पढ़ा था कि दीवानी के मामले में सज़ा नहीं होती, ये तो हमारे दीवानी के मामले में सज़ा हुई है, ये साला किराएदार को सज़ा हुई है, ये तो गलत है। सड़क पे खड़े हो जाओ झंडा लेकर के कि हमारे सर ने पढ़ाया है। बेटे मैंने पढ़ाया है कि दीवानी के मामले में नहीं होती, लेकिन उसमें कोई लॉ का वायलेशन करते हो उसमें तो होगी ना। अब दीवानी का मामला है तो किसने कहा कि गालियाँ दो वहाँ बहन की हर रोज़ एक दूसरे को, ये तो अब्यूज़ करना तो क्रिमिनल कंडक्ट है ना भाई। वो मुझे हेलो हाँ बेटे, अब बेटे किराएदार समय, और मैं आगे से गालियाँ दूँ तेरी ऐसी की तैसी, तुम्हें फ़ोन कैसे लगा रहा है ऐसे, और वो कहीं कंप्लेंट भी नहीं कर सकती बेचारी, क्योंकि मेरा तो दीवानी का मामला बन रहा है। इतनी भी दीवानी नहीं हुई अदालतें कि अब मुझे गालियाँ देने का अधिकार। वो उस रिकॉर्डिंग को सुना देगी जाके पुलिस वाले को कि मैंने देखो जी मैंने किराया देने के लिए फ़ोन किया तो मुझे गालियाँ बकने लगा ऐसे। तो पुलिस मुझे किराए वाली बात पे कुछ नहीं, पुलिस मुझे किराए वाली बात पे कहेगी समय पे किराया दिया करो, मैं कहूँगा हाँ, और गालियों के लिए तुम्हें कोर्ट में पेश करेंगे कि तुमने गालियाँ दी है, कानून की उल्लंघना की है। अगर तो मैं वहीं माफ़ीनामा राजीनामा कर लेता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ तो फिर तो ठीक है, वरना कोर्ट में जाएंगे, जज भी मुझे गालियाँ दी तुमने, भाई तुम मानते हो तुमने गालियाँ दी, तुम गिल्टी हो ये वो, तो फिर जो भी होगा वो कर देंगे, मुझे फाइन लगा देंगे थोड़े रुपए का। बहुत ही घातक गालियाँ दी कि अगला बंदा मूर्छित हो गया तो सजा भी दे देगी। कई बार आप गालियों से किसी को मूर्छित कर देते हैं। गालियाँ कोई आसान गालियाँ नहीं है, भारत की 2500-3000 साल में उत्पन्न हुई गालियाँ हैं, डीपली रूटेड है।
ओके, दीवानी का मामला समझ में आया कि और दीवाना बनाऊं? तो ये दीवानी के मामले हैं, सिविल मैटर, सिविल केसेस। किसी का बटुआ मार लेना, पिक पॉकेटिंग, ये तो गलत बात है ना यार। किसी कोई ट्रिप पे गया है, कोई दर्शन करने गया, बच पिक पॉकेट कर लिया तुमने उसका बटुआ ही मार लिया, वहाँ भी मंगो ही तरह घूम रहा है। कोई घर नहीं जा पा रहा, कुछ नहीं, उसके आईडी प्रूफ सारे सब तुमने ले लिया, उसके सारे कार्ड ले लिए तुमने। ये तो कोई दीवानी का इस अब तुमको और चोर को बैठा के मामला सेटल तो नहीं करेंगे कि चोर को पूछेंगे बेटा तुमने क्यों ऐसा किया, क्यों मारा बटुआ? मैडम मुझे पैसे की एक तो ज़रूरत बहुत थी, और एक आपको पता ही काम तो मैं करता भी नहीं हूँ, और काम मुझे करना भी नहीं है कभी, मुझे यही करना है, प्लीज़ मुझे थोड़ा करो इसका। तो कोर्ट कह रहा है उस आदमी को जिसकी पिक पॉकेट हुई है कि यार देखो चलो उसके पास पैसे की भी कमी थी, और तुम लोग दर्शनों को आते हो तो तुम ही लोग उसका एक कॉमर्स का सोर्स हो, ट्रेड का इनकम हो, तो चलो मैं तुम्हारा पर्स तो वापस कराता हूँ, ऐसा करो उसमें 30% इसको दे दो, इसने मेहनत बहुत की है। तो वो आदमी कहेगा मतलब ये तो अच्छा, तो हम भी मैडम जी अपने बच्चों को फिर ऐसा करते हैं कि वो पिक पॉकेट ही करा देते हैं, इतना स्कूल में क्यों भेजते रहते हैं, ये तो टैलेंट ही बड़ा अच्छा है, इसी के पास कोचिंग में रखा देते हैं यही जो आदमी, और ऐसे वो रोज़गार भी मिल जाएगा। ऐसा सिविल के दीवानी के मामलों में सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट क्या होता है, केस सेटल होता है, पनिशमेंट नहीं होती क्योंकि लॉ का वायलेशन नहीं होता। लेकिन पिक पॉकेटिंग में, थेफ्ट में, घर में चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, असॉल्ट, ये सारे जो मामले हैं, उसके बाद हथियार रखना, दिखाना, चलाना, ये सारे मामले, ये सारे क्रिमिनल मामले हैं। आई बात समझ में? इसमें कोई सेटलमेंट नहीं होगी, ये सब वर्जित था कानून के द्वारा, विधि द्वारा स्थापित कानून ने इसे वर्जित किया था, तुमने वही कर दिया, तो तुमने विधि द्वारा स्थापित कानून की उल्लंघना कर दी। अब या तो तुमको फाइन मिलेगा, माने तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट के स्वरूप तुम्हें या तो फाइन लगेगा या इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, या दोनों ही मिलेंगे, और ज़्यादा ही काम किया हुआ है तो फिर डेथ सेंटेंस भी मिल जाएगा बेटा, ये भी याद रखना। ओके, तो फिर मौत की सज़ा मिलती है। निर्भया केस में आपने देखा ये सजाए मौत मिली, तो वो क्रिमिनल का मैटर था। ओके, तीसरे आ जाते हैं रेवेन्यू के मैटर, जैसे एग्रीकल्चर लैंड पर से रिलेटेड जो रेवेन्यू का मसला है, आई बात समझ में? ये सारा रेवेन्यू का मसला ये रेवेन्यू मैटर में जाता है, ये रेवेन्यू कोर्ट्स में जाता है, ये उनका मसला है। 3 तरह के मैटर समझ में आ गए। फाइनेंसेस से, टैक्सेस से, रेवेन्यू से जुड़े मामलों को पिक्यूनियरी मैटर्स भी कहते हैं। पिक्यूनियरी ऐसा पेपर बुक में लिखा रहेगा। ओके, अब मैं आपको समझाऊं इनकी हायरार्की। तो दीवानी के मामलों में, सिविल के मामलों में जब आपका कोई पंगा पड़ जाता है, आप लोग जो सबसे ऊपर जिसके पास जाते हैं, सबसे टॉप पर है डिस्ट्रिक्ट जज। दीवानी के मामलों में, सिविल मैटर में डिस्ट्रिक्ट में बैठा डिस्ट्रिक्ट जज, सबसे टॉप कोर्ट है वो। इसके बाद अगर कहीं जाओगे तो सीधे हाई कोर्ट ही जाओगे, डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट। क्रिमिनल के मैटर में उसी कोर्ट में घुसे, बाएं तरफ का मोड़ ले लिया, बाएं तरफ की बिल्डिंग में चले गए, वही डिस्ट्रिक्ट जज इधर 12 बजे बैठे थे, वही डिस्ट्रिक्ट जज उधर 1 बजे आगे बैठेंगे एज ए सेशंस जज। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वही डिस्ट्रिक्ट जज अगर क्रिमिनल मैटर को ट्रायल कर रहे हैं तो वो सेशंस जज हैं। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एट द लेवल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और इन द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इन द मैटर ऑफ द क्रिमिनल केसेस, इट इज़ द सेशंस जज। सेशंस जज, सेशंस कोर्ट में मामला चल रहा है, ऐसे कभी सुना आपने कि मेरा मैटर सेशंस कोर्ट में चल रहा है? सेशंस के बाद सीधे सीधे चले जाओ हाई कोर्ट में। आई बात समझ? सलमान के मामले सेशंस कोर्ट में चले थे जोधपुर की, आई बात समझ में? अगला सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे कौन है? सब जज। डिस्ट्रिक्ट जज के भी नीचे फिर सबॉर्डिनेट जज, सब जज। तो एक तरह के सब जज हैं। कई राज्यों ने ऐसा प्रबंध किया हुआ है, मैंने क्या बोला, कई राज्यों ने, कई राज्यों ने। तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा, या कई डिस्ट्रिक्ट्स में एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा, या एक डिस्ट्रिक्ट में कई डिस्ट्रिक्ट जज होंगे? मतलब हर डिस्ट्रिक्ट को एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलेगा, या एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कई डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, या एक डिस्ट्रिक्ट में कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगी? ये सब कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। आंख बंद करके आंसर कर देना। डिपेंड, ये किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ केसेस कितने आ रहे हैं, पॉपुलेशन कितनी, सॉरी पॉपुलेशन, आंख से चले आए, पॉपुलेशन कितनी, पॉपुलेशन कितनी, नंबर ऑफ केसेस कितने,
इस पे निर्भर करके, इसको आंक करके राज्य की सरकार ये तय करेगी कि इस जालंधर जिले को एक डिस्ट्रिक्ट कोड देना है कि नहीं देना है। वो कहेंगे हाँ नंबर ऑफ केसेस और पॉपुलेशन इतना, इसका एक डिस्ट्रिक्ट कोड तो बनता ही है, लेकिन वो कहेंगे सर नंबर ऑफ केसेस लॉट और पॉपुलेशन भी इस डिस्ट्रिक्ट की बड़ी ज़बरदस्त है, कहेंगे ओके 3 और 4 डिस्ट्रिक्ट जजेस वी नीड, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर वो कहेंगे सर ये कुछ इलाके हैं जैसे फाजिलका है, फिरोजपुर है, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आबादी बड़ी कम है सर और केसेस भी बड़े कम हैं, ओके सबको जोड़ दो 3-4 डिस्ट्रिक्ट को, एक डिस्ट्रिक्ट कोड बहुत है इसका। जैसे हाई कोर्ट यार, 2 से 3 राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है ना, साथ में यूनियन टेरिटरी भी जोड़ दी जाती है, होता है कि नहीं होता है? तो बस फिर वही कहानी है इसकी भी, आई बात समझ में। और जैसे दिल्ली जैसी यूनियन टेरिटरी को तो हाई कोर्ट ही दे दिया पूरा, लेकिन बाकी यूनियन टेरिटरी को तो नहीं दिया हुआ। यहां पर ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट, एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, subordinate courts, not only the district court, all the courts in the hierarchy below the district court. State government will decide its territorial jurisdiction. State government will decide its other jurisdictions. Okay, it is, but they will not work under the administrative control of the state government. They will work under the administrative control of the high courts. Administrative control will reside with the high courts. Okay, but कितने number of district courts होंगे, उसका jurisdiction किस इलाके तक होगा, it will be decided by the state government, whether it is executive or legislature, but the apparatus will be of state government. Okay, so state government की जब हम बात करते हैं तो इन चीज़ों की बात करते हैं। We are talking, when we will talk about the state government, we will talk about the financial, executive and legislative sphere. When we will talk about the central government, we will talk about the financial, executive and legislative sphere. मैंने सेंटर स्टेट रिलेशन में पढ़ाया आपको। When we will talk about the state, that is the Indian state or the states particularly, we will talk about the legislative, judicial or executive wing. Then we will talk about the high courts or the subordinate courts in the context of the state government. So when I am telling you कि state government will decide the number of the district judges, number of the district courts, their jurisdiction or everything, it will be by the state government, like the executive or the judicial decision will be there. But the administrative control will always be lie with high courts, not the SDMs, not the state authorities will control the subordinate courts. No, the high courts will administer it. Okay, ये मसला बिल्कुल क्लियर हो गया? इसमें कोई अब डाउट आ जाए, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट की एक लाइन और अगली हाई कोर्ट की एक लाइन डाल के आपको हिलाना चाहे तो हिलोगे तो नहीं। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब यहाँ पर क्या है, अभी वी विल डिस्कस अबाउट दैट, लाइक द पोस्टिंग, द प्रमोशंस और एवरीथिंग एल्स, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, इतनी बात अब समझ में आ गई? तो ये अब इसको समझते हैं। तो सिविल कोर्ट में ही डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे सब जज, और उसी सब जज वाली कैटेगरी, उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में, उसी जुरिस्डिक्शन में कई बारी क्या होता है कि डेडिकेटेड फैमिली कोर्ट्स बना दिए जाते हैं। सीधे फैमिली कोर्ट्स ही बना दिया, मतलब कि डाइवोर्स से जुड़ा हुआ मामला, संतान की, बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी, उसका मामला, कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, इस तरह के सभी घरेलू मसलों के लिए फैमिली कोर्ट डेडिकेटेड ही बना दिया कि अब जल्दी जल्दी फैमिली मुद्दे निपटारे होते रहें। तो कुछ जिलों में ऐसे प्रबंध किए जाते हैं। सबॉर्डिनेट जज का कोर्ट तो है डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे, वहीं पर पैरेलली एक फैमिली कोर्ट डेडिकेटेड वे में ही है। अदरवाइज सब जज विल ट्रायल द फैमिली केसेस, सब जज विल ट्राई द फैमिली केसेस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। द फैमिली केसेस pertaining to the divorce, the cases related to the children custody, everything will be there. But in some states dedicated family courts are there. ठीक है, आपने देखा होगा उस मामले में, आपने सुना भी होगा कि मलाइका अरोड़ा खान और अरबाज खान जो है वो फैमिली कोर्ट में जाते थे, तो वहाँ पर फैमिली कोर्ट बनाया गया था पर्टिकुलरली, ताकि केस जो है फास्ट पेस पे चल सकें, जल्दी से निपटारा हो इन चीज़ों का। बिकॉज बहुत बड़ा क्षेत्र है मुंबई, द बिग मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो वहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट रखा गया है। हर ज़िले में ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, फैमिली कोर्ट्स अलग से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट के अधीन आने वाली सब जज या अदर कोर्ट्स में जाना पड़ता है। ओके, लाइकवाइज अगर आप क्रिमिनल कोर्ट्स के मामले में सेशंस जज हैं, उसके बाद कौन आ जा रहे हैं,
फर्स्ट क्लास जज, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। कुछ एरिया जैसे कि कुछ मेट्रोपॉलिटन जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, मद्रास मने कि चेन्नई, अब बॉम्बे मने कि मुंबई, अब कलकत्ता मने कि कोलकाता, अब दिल्ली मने न्यू दिल्ली। तो इन एरियाज़ में अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, दैट मजिस्ट्रेट विल बी कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। वहाँ पर आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को क्या पुकारेंगे? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और फिर उसके नीचे चले जाएंगे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और द थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। और अदरवाइज इन अ नॉर्मल सेटिंग देयर विल बी सेशंस जज, देन देयर विल बी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और द थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। तो 3 क्लास के मजिस्ट्रेट होते हैं। अब सिविल केसेस में अब मजिस्ट्रेट वर्ड सुना आपने? नहीं सुना ना? क्रिमिनल केसेस में मजिस्ट्रेट वर्ड सुना ना? तो इस हायरार्की को अब कभी कंफ्यूज नहीं करना। मैजिस्ट्रियल पावर्स इनके पास होती हैं क्रिमिनल मैटर में। मैजिस्ट्रियल पावर्स दैट इज द पावर्स रिलेटेड विद द पुलिस, दैट इज द मैजिस्ट्रियल पावर। मैंने हिस्ट्री के लेक्चर्स में बताया था, अगर याद हो तो, कि उस समय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास मैजिस्ट्रियल पावर्स भी हुआ करती थी। ओके, तो क्रिमिनल केसेस में पनिशमेंट अवार्ड करना, यू हैव टू अवार्ड द पनिश, यू ऑलवेज नीड अ पावर विद द पुलिस। ओके, आपके पास वो पावर वेस्टेड होनी चाहिए, तभी तो आप उस चीज़ को चला पाएंगे। यू हैव टू ऑर्डर द पुलिस टू फाइल द चार्जशीट, यू हैव टू ऑर्डर द पुलिस टू प्रोड्यूस द एविडेंसेस, है ना? वो एविडेंसेस हैं, वो चार्जशीट्स हैं, ये सारे मामले आपको वहाँ पर देखने पड़ेंगे। अगला मसला आ जाता है, अगला है रेवेन्यू कोर्ट्स। तो रेवेन्यू कोर्ट्स में सबसे हाईएस्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट में सबसे हाईएस्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज, क्रिमिनल कोर्ट्स में सबसे हाईएस्ट कोर्ट क्रिमिनल सेशंस जज, रेवेन्यू मैटर में रेवेन्यू कोर्ट में सबसे हाईएस्ट कोर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है रेवेन्यू मैटर में। इसके बाद आ जाता है कमिश्नर्स या कलेक्टर्स। अब हमारे यहाँ पर आप देखें तो डिप्टी कमिश्नर्स कहते हैं। आपने देखा लॉकडाउन के दौरान बड़े मशहूर रहे वो डीसी, बड़े मशहूर रहा उनका सिस्टम। तो या आप कह लीजिए कमिश्नर्स या आप कह लीजिए कलेक्टर, या दूसरे स्तर की अदालतें, कचहरियाँ कह लेते हैं जिसको पहले हम कहते थे। और उसके नीचे आ जाते हैं तहसीलदार और फिर नायब तहसीलदार। तो इनके जो टेक्निकल नाम है वो इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, सब डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स, जैसे एसडीएम भी होता है, सब डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, फिर असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, इस तरह से, या ब्लॉक रेवेन्यू ऑफिसर नीचे तक जाता है। तो जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार इसी में आते हैं। आई बात समझ में? ये बहुत से मामले देखते हैं। आपने कभी सोचा नहीं मैरिज रजिस्ट्रार कौन होता है? तहसीलदार। तहसीलदार ही तो मैरिज रजिस्ट्रार होता है, मैरिज रजिस्टर करता है। आई बात समझ में? तहसीलदार और क्या करते हैं आप लोगों को तो बन रहे हो, आपको सोच पाते हैं हवा में उड़ जाता होगा। बनने के बाद बीर बिलिंग जाकर बीर से पैराग्लाइड लेके बिलिंग में आके गिर जाता होगा।